एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया, पर एक वक्त था जब इस नाम का मतलब था पूरी दुनिया का बैंकर। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, इतिहास में अब तक का सबसे अमीर इंसान कौन हो सकता है? दिमाग में कौन कौन से नाम आ रहे हैं? आज के टेक जाइंट्स? नहीं, वो तो नहीं है। तो फिर पुराने जमाने के कोई तेल के बड़े कारोबारी? वो भी नहीं। इस सवाल का जवाब हमें ले चलता है मुगल साम्राज्य के इतिहास में। एक ऐसे दौर में जब हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स में से एक हुआ करता था। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे घराने की जिसकी दौलत का अंदाजा अगर आज के हिसाब से लगाएं तो वो $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। जी हां, $1 ट्रिलियन। मतलब ये आंकड़ा तो दिमाग घुमा देता है। और ये देखिए, ये तो और भी कमाल है। जगत सेठ परिवार की कुल संपत्ति आज दुनिया के जो टॉप के अरबपति हैं ना, उनकी टोटल वेल्थ को मिला भी दें तो भी उससे कहीं ज्यादा थी। मतलब सोच से भी परे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जगत सेठ थे कौन? चलिए इस बेहिसाब दौलत के पीछे की कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जगत सेठ किसी एक इंसान का नाम नहीं था। ये एक टाइटल था, एक उपाधि जो एक पूरे के पूरे परिवार को मिली हुई थी। ये मारवाड़ी बैंकरों का एक ऐसा खानदान था जो कई पीढ़ियों से मुगल साम्राज्य की कह सकते हैं फाइनेंशियल बैकबोन थे। तो भाई ये परिवार इतना पावरफुल बना कैसे? देखिए, इसका राज उनके काम में ही छुपा था। वो कोई मामूली साहूकार नहीं थे, वो थे मुगलों के फाइनेंसर। उनकी हैसियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए। एक वक्त ऐसा था जब हिंदुस्तान के ताकतवर मुगल बादशाहों तक को पैसों की जरूरत पड़ने पर जगत सेठ के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ती थी। सोचकर देखिए, उनका कंट्रोल कितना जबरदस्त था। शाही खजाना उनकी निगरानी में, सिक्के ढालने का अधिकार उनके पास। अरे वो तो खुद बादशाह को कर्ज देते थे और पूरे साम्राज्य का रेवेन्यू भी वही मैनेज करते थे। मतलब इन चारों पिलर्स पर कंट्रोल का सीधा मतलब था कि पूरे एम्पायर की आर्थिक नब्ज पूरी तरह से उनकी मुट्ठी में थी। उनका असर इतना ज्यादा था कि ये माना जाता है कि मुगल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सीधे वही कंट्रोल करते थे। अगर आज के जमाने में इसे समझना हो तो समझिए कि वो उस दौर के सेंट्रल बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री और सबसे बड़े कमर्शियल बैंक सब कुछ एक साथ थे। देखिए, जब किसी के पास इतनी इकोनॉमिक पावर आ जाए तो पॉलिटिकल पावर ज्यादा दूर नहीं रहते। जगत सेठ भी सिर्फ बैंकर नहीं रह गए, वो तो सत्ता के खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए। मतलब किंग मेकर, जो बादशाहों की किस्मत का फैसला करने लगे। उनकी ताकत सिर्फ पैसों तक ही नहीं थी, वो बादशाह बनाते थे और हटाते भी थे। सिंहासन के लिए लड़ने वाले शहजादों की फौजों को पैसा देकर तय करते थे कि तख्त पर कौन बैठेगा। अपने कर्ज के दम पर शाही फैसलों को अपने हिसाब से बदलवाते थे। और शायद उनका सबसे बड़ा और दूर तक असर डालने वाला कदम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी उभरती ताकतों को फंड करना। एक ऐसा फैसला जिसने हिंदुस्तान का पूरा भविष्य ही बदल कर रख दिया। सच तो यह है कि उनके रोल को आज के किसी एक इंस्टीट्यूशन से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। वो एक ही वक्त पर सेंट्रल बैंक भी थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी थे और एक ऐसे पॉलिटिकल फाइनेंसर जिसका आज के जमाने में कोई मुकाबला ही नहीं है। यही तो थी उनकी असली यूनिक पावर। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बेहिसाब दौलत और इतनी ताकत का आखिर हुआ क्या? सोने का ये पूरा साम्राज्य इतिहास की यादों से ऐसे गायब कैसे हो गया? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। कई चीजें एक साथ हुई। एक तरफ तो मुगल साम्राज्य खुद कमजोर हो रहा था, तो जिस नींव पर जगत सेठ की ताकत टिकी थी वो हिलने लगी। दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज चढ़ रहा था, जिसने बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों के नियम बदल दिए। शाही सपोर्ट खत्म हो गया और इस बदलते हुए दौर में धीरे धीरे उनकी पकड़ भी कमजोर पड़ती चली गई। ये सच में सोचने वाली बात है। एक नाम जिसके आगे कभी बादशाह भी सिर झुकाते थे, आज वो इतिहास की किताबों में बस एक छोटा सा जिक्र बनकर रह गया है। ये हमें यही सिखाता है कि पावर और पैसा हमेशा नहीं रहते। तो आखिर में यही एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इतनी ज्यादा दौलत, इतनी ज्यादा ताकत के साम्राज्यों का भविष्य तय हो रहा था, वो सब वक्त की धूल में कैसे खो गया? और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास आखिर किसे याद रखता है और क्यों।